हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफी बच्चों का मेरे पास आंसर आ चुका है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में होमवर्क भी दिया था। वो होमवर्क था इस डायग्राम की प्रैक्टिस करना। तो आपने डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली होगी। काफी बच्चों ने तो रिप्लाई जवाब दे भी दिया है। जहां तक कि मैं मानता हूं मेरे बच्चों ने, झुंझुनू तक के बच्चों ने मेरे लिए रिप्लाई जवाब दे दिया। झुंझुनू तक ये बच्चा देख रहा है, जयपुर का बच्चा इसको देख रहा है। ओके बेटा, इसलिए मैं आपसे भी आशा करता हूं कि आप इसको जल्दी से जल्दी, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो पहले आंसर दें, रिप्लाई आंसर दें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आवर्तन क्षमता, हम इसकी क्रियाविधि वर्किंग पढ़ने वाले थे, ठीक है ना बेटा। तो इसकी वर्किंग अपन कैसे पढ़नी है, क्रियाविधि कैसे पढ़नी है, वो आवर्तन क्षमता से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन पावर एम इक्वल टू क्या होती है बेटा, बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू एम। ये बनने वाले कोण बहुत छोटे होते हैं क्योंकि अल्फा व बीटा अति अल्प कोण है, और अति अल्प कोण होंगे ना तो क्या लिख देंगे, अल्फा अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा और बीटा अप्रोक्सीमेटली tan बीटा। तो m इक्वल टू क्या हो गया, tan बीटा अपॉन tan अल्फा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। tan अल्फा की वैल्यू यहां से रख लें। तो देखो बेटा चित्र में समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्या होगा बेटा, tan अल्फा बराबर लंब बोले ए बी, आधार बोले डी। इसमें डी रखना पड़ेगा, चिन्ह पर पाठी बाद में लगाते हैं, इक्वेशन। ओके, अब देखिए जरा इसमें देखो आप, समकोण त्रिभुज, ध्यान देना डायग्राम मैंने पहले मिटाया नहीं था आपकी वजह से, बहुत मेहनत की है डायग्राम बनाने में। डायग्राम ही मेन है इसमें, और ये क्वेश्चन आपके पूरे चांस है कि ये 4 नंबर का पूछा जाए। अब देखो बेटा त्रिभुज देखें, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ई, वह समकोण त्रिभुज आपका हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश ई, समरूप त्रिभुज है। सभी को दिख पा रहा है कैसे त्रिभुज है दोनों, समरूप त्रिभुज। देखो मैं मार्कर इसका यूज ले रहा हूं, पहला और ये दूसरा। समरूप त्रिभुज कैसे है, देखो भैया ये 90 ये 90, दोनों में ये कोण उभयनिष्ठ है, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा। ऐसा त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो मेरा काम इस छोटे त्रिभुज से पड़ रहा है, मैं छोटा त्रिभुज ले लेता हूं। तब समकोण त्रिभुज ये ले लिया मैंने ए डैश बी डैश ई में, तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया बेटा, ए डैश बी डैश अपॉन क्या हुआ, ई बी डैश। इक्वेशन 3 मिटा देता हूं इसको, तो ठीक है ना, मिटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये लो भैया, ये तो मैंने आपको कल ही समझा दिया था, क्यों अपन को डेरिवेशन ड्राइव करना है इसलिए मिटाना पड़ेगा। अब सुनो, आप सोच के थोड़ा दिमाग लगाओ, इस लेंस से सारे काम कर रहे हैं अपन, इस लेंस का तो कोई यूज ही नहीं है। तो देखो बेटा ये देखो आप, ये मैं मिटा देता हूं, आपके सामने मिटा रहा हूं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी कैसे होंगे, दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। देखो बेटा कौन कौन से इसके साथ रिलेशन ले रहे हैं, ये तीसरा और ये चौथा, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। कैसे सर, दोनों में ये कोण बराबर है तीसरे और चौथे त्रिभुज में, ये 90 होगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा, समरूप त्रिभुज होगा। देखिए दोबारा से देखिए, समकोण त्रिभुज कौन कौन से ले, ऊपर ए डैश में, पहले छोटा वाला ये ले डैश वाला, ए डैश बी डैश ओ,
वह समकोण त्रिभुज, इसको ले लो ABO, समरूप त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है बच्चों? समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए बेटा, A डैश B डैश अपॉन AB, देखो दिस अपॉन दिस इक्वल टू OB डैश अपॉन OB, ये भी हो गया बेटा। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? A डैश B डैश, ये समझ में आती है ना बात आपकी में? अपॉन ये, और ये अपॉन यहां से यहां तक अपॉन ये, खूब ढंग से देख लेना। ये इक्वेशन हो गई भैया जी आपकी 4। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा एक बात काम करता हूं, इन दोनों का मान मैं m में रखता हूं। तो देखो बेटा, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, तो देखिए बेटा m इक्वल टू 10 बीटा, बीटा की वैल्यू A डैश B डैश अपॉन AB डैश इनटू 10 अल्फा की वैल्यू देखिए बेटा 10 अल्फा, AB नीचे आएगा AB और D कहां गया ऊपर। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे भैया, m इक्वल टू A डैश B डैश मल्टीप्लाई तो हो रहा है, A डैश AB इधर भी आएगा और D अपॉन AB डैश इधर भी आएगा। ओके, ये समीकरण हो गया आपका 4 और इसको रख देता हूं मैं 5। कोई डाउट नहीं आई समझ में? अरे 10 अल्फा बीटा की वैल्यू समीकरण 1 में रखी, कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रख दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे भैया मेरे, या तो 2 × 3 बराबर 3 × 2 ना ले सकें क्या? आंसर तो 6 ही आना है, मल्टीप्लाई में है। अरे बोलो, चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है भैया यहां तक, ठीक है ना बेटा? अब सुनो, इसमें क्या होगा, समीकरण 4 में 5 से वैल्यू रख लो, तो ये मैंने इसके बाद ये करना है, तो समीकरण 4 में समीकरण 5 से मान रखने पर, तो 5 से जब मैं मान रखूंगा तो देखें m इक्वल टू क्या होता है, OB डैश अपॉन OB इनटू D अपॉन AB डैश। इक्वेशन कितनी हो गई बेटा 6, और इसमें मुझे कार्तीय चिन्ह पर पाटी लगा देना है। क्या लगा देना है? कार्तीय चिन्ह पर पाटी, आंसर आ जाएगा। तो ये जरा देखें, कार्तीय चिन्ह पर पाटी से, तो कार्तीय चिन्ह पर पाटी जरा देखें बेटा, OB डैश क्या है? ये जो दूरी है, बोलने का तरीका सुन लें, क्या बोलूंगा इसको, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी OB डैश, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी OB डैश होगी, उसको हम B0 से रिप्रेजेंट करेंगे प्लस। लिखना है आपको हिंदी को, ये लिख करके बताओगे। OB क्या है? OB अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, भाई वस्तु की दूरी है OB, तो क्या होगी, इधर की दूरी माइनस U0 कह दो, U0 कह लो, जनरली निकलता है। D क्या है? आंख से न्यूनतम स्पष्टतम दूरी -D, और बेटा और क्या बचा? EB डैश क्या है? EB डैश अभिनेत्र लेंस से आभासी वस्तु की दूरी माइनस U। कोई डाउट नहीं है ना? बात समझ में आती है? क्लियर? नोट कर लोगे, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना? अब मैं इसको मिटा लेता हूं और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। ये बड़ी अच्छी तरीका से आप करना है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो तो कुछ नहीं है, चित्र अगर आपका सही ढंग से बन गया कोई डाउट नहीं है बच्चों। आप देखो इसकी वैल्यू पुट करें,
समीकरण 6 से फ्रॉम इक्वेशन 6 m मैग्निफिकेशन पावर OB डैश की वैल्यू V नॉट, OB की वैल्यू बेटा OB की वैल्यू माइनस U नॉट इनटू माइनस D अपॉन माइनस UE, ये कैंसिल आउट हो गया तो m इक्वल्स टू V नॉट अपॉन U नॉट और D अपॉन UE। ये इक्वेशन फेवरेट इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 7। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं रहा ना? कर सकते हो सारे बच्चे? बोले यार भैया। तो इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्तन क्षमता है उसका ये फॉर्मूला आता है m इक्वल्स टू माइनस V नॉट अपॉन U नॉट इनटू D अपॉन UE, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है ना? अब यहां के आगे आपको जो करना है वो क्या करनी है, दो कंडीशंस लगानी है। जब एक बार प्रतिबिंब कहां बनता हो, आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी कैपिटल D पर, और एक बार कहां बनता हो, अनंत पर। दोनों को इक्वेशनों को उसमें लगा करके कल की तरह आप सॉल्व कर सकते हो ना बेटा? ठीक है ना? तो इसको ढंग से नोट करें। थैंक यू। देखिए बेटा, दो केस अभी मैं बता रहा था, हालांकि मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैं ही करा देता हूं। जब अंतिम प्रतिबिंब आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है, इसे कौन सी अवस्था कहते हैं बच्चों? तनाव अवस्था। अच्छा देखो, अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा था कौन से लेंस के द्वारा बना? अवनेत्र लेंस के द्वारा। वहां पर इससे पिछली लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था ना, उसमें केवल एक लेंस था, तो उसी लेंस से काम में ले रहे थे, उसी लेंस का फॉर्मूला लगा दिया। यहां पर दो लेंस है और अंतिम जो फाइनली जो इमेज बन रही है, अंतिम जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस लेंस के द्वारा बन रहा है, तो इस लेंस का फॉर्मूला लगा दिया। तो देखिए बेटा, अभिनेत्र लेंस के सूत्र से कुछ भी नहीं है, वही है। देखो क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है ना। अभिनेत्र लेंस का पढ़ना है, आई लेंस छोटा सा ई लगा दो बस, ये अभिनेत्र लेंस का सूत्र बन गया। काहे की घबराने की बात है भैया? ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना? क्लियर है? अच्छा, इसमें चिन्ह प्रपाटी लेंस कौन से हैं? उत्तल, पॉजिटिव रहेगा। V कहां बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब? D दूरी पर, VE की वैल्यू हमेशा -D। अच्छा, और UE के मान हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिया। अब देखो इनके मान रखते हैं बेटा, 1/FE मान रखने पर 1/FE इक्वल टू -D माइनस माइनस प्लस UE। दोनों पक्षों में बोथ साइड अपन D से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाता है, D अपॉन FE माइनस 1 प्लस D अपॉन UE। देखो D अपॉन UE आ गया ना, इसको इधर ले जाओ पक्षांतरण करके, तो 1 प्लस D अपॉन FE इक्वल टू D अपॉन UE, इक्वेशन 8। 8 का मान 7 में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो कौन कौन से समीकरण 7 व 8 से? तो देखिए बेटा, m कौन सी अवस्था का है? ये तनाव अवस्था का। तो m इक्वल टू क्या हो गया, माइनस V नॉट अपॉन U नॉट और 1 प्लस D अपॉन FE। ये तनाव अवस्था में आवर्तन क्षमता का ये फॉर्मूला आता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना बेटा? अच्छा, मुझे इस स्थिति में पाइप की लंबाई कितनी चाहिए? कितना पाइप चाहिए मुझे इसके लिए? पाइप की लंबाई, इसके ऊपर भी डेरिवेशन आता है 1 नंबर का। तो पाइप की लंबाई कितनी चाहिए? कहां से कहां तक मुझे पाइप चाहिए? बस मेरा ये लेंस कस जाए और ये लेंस कस जाए, इतनी पाइप की लंबाई L चाहिए मुझे। ये कैसे निकालेंगे? L इक्वल टू लंबाई कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, होती है क्या? नहीं होती। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V नॉट प्लस UE, V नॉट प्लस UE। जहां पर ये बेस में लिखा हुआ है, ध्यान रखना है बेस में, बहुत से बच्चे यूं लिख दें, गलत है, बेस में लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, अब सेकंड केस है जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता हो? अनंत पर बनता हो।
तो सेकंड केस देखिए, जब इसको आप नोट कर लें, इसको मिटा दूंगा बेटा जिससे में, हाँ देखिए सेकंड केस, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, इसे आंख की कौन सी अवस्था कहते हैं? इसे बच्चों श्रांत अवस्था कहते हैं। ये श्रांत अवस्था है, राइट? कौन सी अवस्था है बच्चों? ये श्रांत अवस्था है बेटा। तो Be बराबर अनंत, तो UE बराबर FE। देखो भाई, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु कहां होगी? UE बराबर FE पर होगी। भाई फोकस बिंदु पर रखी होगी, और फोकस बिंदु की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी FE के बराबर हो जाएगी। अच्छा, फोकस पर होगी तो ये डिस्टेंस कैसी लेनी है अपन को? पॉजिटिव ही होती है, तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना? अच्छा, अब इसका मान इसमें रखें तो फ्रॉम समीकरण 7 या समीकरण 7 से तो m लिखें तो आप लिख दो छोटा सा श्रांत अवस्था माइनस d0 अपॉन u0 डायरेक्टेड, बहुत सिंपल है, और d अपॉन FE, बस कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना? इस स्थिति में पाइप की लंबाई बताना जरा। पाइप की लंबाई L इक्वल टू को नहीं, तो L इक्वल टू क्या होगा? देखो यहां से यहां तक का पाइप चाहिए, वही होगी, दूरी कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, होती है तो बताओ बेटा, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। अब दूरी नेगेटिव नहीं होगी तो क्या होगा? L बराबर B0 प्लस UE, ये होगा। लेकिन इस कंडीशन में हम UE बराबर क्या पढ़ रहे हैं बताओ? FE पढ़ रहे हैं, तो UE की जगह क्या हो जाएगा? ये FE हो जाएगा, बेस में लिखना, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है बेटा। अच्छा एक बात ध्यान रखें, यहाँ जो माइनस चिन्ह आया है ना फॉर्मूले में, वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है? वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है बच्चों कि जो हमने ये पढ़ाया है ना, जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है ना, अंतिम प्रतिबिंब वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। तो वस्तु के सापेक्ष कैसा है? क्योंकि ये वस्तु तो है मेरी, और ये क्या है? इमेज है, प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब जो बना था ये ऐसे नीचे की ओर, वो वस्तु के सापेक्ष कैसा था? उल्टा, जिसको कौन बताता है? इस माइनस का चिन्ह। ओके, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करने जाते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, अब इनमें हमको चिन्ह पर पाटी नहीं लगानी है। क्यों? ये जो डेरिवेशन ड्राइव किए हैं, और मतलब अपन ने पहले से ही चिन्ह पर पाटी लगा करके इन डेरिवेशनों को ड्राइव कराया है। ओके, अब आपको चिन्ह पर पाटी का कोई यूज नहीं लेना है, ठीक है ना? अगर आपने अब जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी है, मैं एक बात बताऊं, जैसे सरल है या संयुक्त है और दूरदर्शी है, ठीक है ना? दूरदर्शी है और आपके पाइप की लंबाई है, इनमें आपको कभी भी इनके फॉर्मूलों में आपको चिन्ह पर पाटी नहीं लगानी है, चिन्ह पर पाटी का यूज नहीं लेना है बच्चों। क्यों भाई? चिन्ह पर पाटी आपको इसलिए यूज नहीं लेनी है कि जब इन डेरिवेशनों को आपने ड्राइव किया था, पहले से ही आपने चिन्ह पर पाटी को यूज करते हुए आपने इन डेरिवेशनों को ड्राइव कराया है, ठीक है ना बेटा? इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको डायरेक्ट उसका मोड लेकर के, उसका परिमाण लेकर के आपको डेरिवेशन ड्राइव करना है, ठीक है ना? और मैं आपको उसका यूज भी बताऊंगा न्यूमेरिकल करते हुए, ठीक है ना? तो आज हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट होती है बेटा, ठीक है ना? अब बच रही है हमारी दूरदर्शी, ठीक है ना? कल या परसों में हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा, सबसे बड़ा लेक्चर है बेटा ये। ओके, तो तब तक के लिए आपसे नमस्कार है, होमवर्क करते रहें। ओके, थैंक यू।